तो दोस्तों फाइनली ट्रॉन एरिस करके ये जो मूवी है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, डिज्नी की फाइनली ये रिलीज़ हो चुकी है कई जगह। और 10 अक्टूबर तक, इस महीने की 10 तारीख तक ये और भी कई जगह पर रिलीज़ कर दी जाएगी वर्ल्ड वाइड। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट और रिव्यू, साथ ही साथ और इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। ट्रॉन एरेस, शैलीकृत ट्रॉन एरेस एक आगामी अमेरिकी विज्ञानकथा एक्शन फिल्म है जो ट्रॉन श्रृंखला की तीसरी किस्त और ट्रॉन लिगेसी 2010 की अगली कड़ी है। इसमें जेरेड लेटो, ग्रेटा ली, इवान पीटर्स, जोडी टर्नर स्मिथ, हसन मिन्हाज, आर्टुरो कास्त्रो और गिलियन एंडरसन जैसे कलाकारों की टोली है और जेफ ब्रिजेस पिछली फिल्मों में केविन फ्लिन की भूमिका में है। फिल्म का निर्देशन जोआचिम रोनिंग ने किया है और इसकी पटकथा जेसी विगुटो ने लिखी है, जो डेविड डिगिलियो और विगुटो की कहानी पर आधारित है। ट्रॉन लिगेसी के सीक्वल का विकास अक्टूबर 2010 में फ्रेंचाइजी निर्माता स्टीवन लिसबर्गर द्वारा शुरू किया गया था। मार्च 2017 में वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स ने लेटो को एक नए किरदार में निभाने के साथ एक सॉफ्ट रीबूट की ओर योजना बनाई। गार्थ डेविस को अगस्त 2020 में निर्देशक के रूप में चुना गया था जब विगुटो स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन जनवरी 2023 में पद छोड़ दिया। एक महीने बाद रोनिंग ने उनकी जगह ली। उत्पादन अगस्त 2023 में शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन 2023 के राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका और एसएजी एएफटीआरए हड़तालों के कारण इसमें देरी हुई। फिल्मांकन अंततः जनवरी 2024 में वैंकूवर में शुरू हुआ और मई में समाप्त हुआ। अगस्त तक औद्योगिक रॉक बैंड 9 इंच नेल्स संगीत की रचना कर रहा था। ट्रॉन एरेस का प्रीमियर लॉस एंजल्स में 6 अक्टूबर को हुआ और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा 10 अक्टूबर 2025 को रिलीज किया जाना है। आधार ट्रॉन एरेस एक अत्यंत परिष्कृत कार्यक्रम एरेस का अनुसरण करता है, जिसे डिजिटल दुनिया से वास्तविक दुनिया में एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है, जो मानव जाति की एआई प्राणियों के साथ पहली मुठभेड़ को चिह्नित करता है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स 2 ढालनाऊ पर 22 से दक्षिणावर्त। मुख्य कलाकार जेरेड लेटो, ग्रेटा ली, इवान पीटर्स, आर्टुरो कास्त्रो, जेफ ब्रिजेस, गिलियन एंडरसन, कैमरून मोनाघन, जोडी टर्नर स्मिथ और हसन मिन्हाज। 2025 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में फिल्म का प्रचार करते हुए जेरेड लेटो एरेस, जूलियन डिलिंगर द्वारा निर्मित एक अतिबुद्धिमान प्रोग्राम ग्रेटा ली, ईव किम, एनकॉम की वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, जो केविन फ्लिन के परमानेंट स्कोर की तलाश में है। 3 इवान पीटर्स जूलियन डिलिंगर के रूप में, डिलिंगर सिस्टम्स के सीईओ और एड डिलिंगर के पोते। 3 जोडी टर्नर स्मिथ एथेना के रूप में। 4 एरेस के बाद दूसरे नंबर पर एक प्रोग्राम कमांडर। 3 हसन मिन्हाज, अजय सिंह, ईव के बिजनेस पार्टनर और एनकॉम के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी। 5 आर्टुरो कास्त्रो सेट फ्लोरेस के रूप में, ईव का एक सहकर्मी और दोस्त। 5 गिलियन एंडरसन एलिजाबेथ डिलिंगर के रूप में, जूलियन की माँ और एड डिलिंगर की बेटी। 5 जेफ ब्रिजेस, केविन फ्लिन, एनकॉम के पूर्व सीईओ, जिन्होंने पहले ग्रिड में खुद को बलिदान कर दिया था। कैमरून मोनाघन केएस के रूप में, एक लड़ाकू कार्यक्रम और एरेस की कुलीन विशेष बल इकाई का सदस्य। 5 सारा डेसचार्डिन्स उत्पाद नविकास प्रारंभिक ट्रॉन लिगेसी सीक्वल विकास। ट्रॉन लिगेसी के सीधे सीक्वल के विकास की घोषणा अक्टूबर 2010 में फ्रेंचाइजी निर्माता स्टीवन लिसबर्गर द्वारा की गई थी, जिसमें लिगेसी के पटकथा लेखक एडवर्ड किटिस और एडम होरोविच की वापसी तय थी। 6-7 अप्रैल 2011 में निर्देशक जोसेफ कोसिंस्की ने कहा कि स्क्रिप्ट अभी भी विकास में थी और यह वास्तविक दुनिया में गैरेट हेडलैंड के सैम फ्लिन और ओलिविया वाइल्ड के क्वोरा के पात्रों का पालन करेगी। 31 मार्च को कोसिंस्की ने कहा कि फिल्म की पटकथा 2 सप्ताह में समाप्त होने की उम्मीद है और इसका कार्यशील शीर्षक TR3N है। 9 जून में यह बताया गया
कि पटकथा लेखक डेविड डिगिलियो को पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था, क्योंकि किटिस और होरोविच ने अपनी टेलीविजन श्रृंखला वंस अपॉन ए टाइम को विकसित करने के लिए इसे छोड़ दिया था। 10 मार्च 2012 में ब्रूस बॉक्सलेटन ने कहा कि उनका मानना है कि फिल्मांकन संभवतः 2014 की शुरुआत में शुरू हो सकता है, जब कोसिंस्की फिल्म ओब्लिवियन के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं के बाद उपलब्ध होंगे। 11 जून में किटिस और होरोविच ने कहा कि वे अभी भी इस परियोजना से जुड़े हुए हैं। 12 हालांकि दिसंबर तक जेसी विगुटो को स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था। 13 उसी महीने बॉक्सलेटन और हेडलैंड की अगली कड़ी के लिए वापसी की पुष्टि की गई। 14 मार्च 2015 में यह पता चला कि डिज्नी ने आधिकारिक तौर पर हेडलैंड, कोसिंस्की और वाइल्ड की वापसी के साथ तीसरी फिल्म को हरी झंडी दे दी थी और अक्टूबर में वैंकूवर में उत्पादन शुरू होने वाला था। 15, 16, 17, 18 मई में यह घोषणा की गई थी कि डिज्नी ने फिल्म को रद्द कर दिया था। 19, 20 हेडलैंड ने कहा कि रद्द करने का कारण टुमारोलैंड की बॉक्स ऑफिस पर विफलता थी। 21 जुलाई में बॉक्सलेटन ने घोषणा की कि फिल्म को रद्द करने से फ्रेंचाइजी में लौटने में उनकी रुचि समाप्त हो गई है। 22 जबकि सितंबर में हेडलैंड ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि सीक्वल पूरी तरह से मृत नहीं था। अगस्त 2016 में डिज्नी के तत्कालीन विकास कार्यकारी ब्रिघम टेलर ने खुलासा किया कि ट्रॉन के भविष्य पर चर्चा चल रही थी। 24 2017 में कोसिंस्की ने कहा कि सीक्वल पूरी तरह से रद्द होने के बजाय क्रायोजेनिक फ्रीज की स्थिति में था। उन्होंने ट्रॉन को ठंडे बस्ते में डालने के लिए डिज्नी द्वारा हाल ही में लुकास फिल्म और मार्वल के अधिग्रहण को जिम्मेदार ठहराया। 25 निर्माता जस्टिन स्प्रिंगर के अनुसार छोड़े गए सीक्वल का शीर्षक कथित तौर पर ट्रॉन असेंशन था। रीबूट मार्च 2017 में यह बताया गया कि फ्रेंचाइजी लिगेसी सीक्वल के बजाय एक सॉफ्ट रिबूट की ओर बढ़ेगी, जिसमें जेरेड लेटो को एरेस नामक एक नए चरित्र का निर्माण और चित्रण करने के लिए जोड़ा जाएगा, जिसे असेंशन स्क्रिप्ट के पिछले पुनरावृत्तियों से बरकरार रखा गया था। 26 फिल्म के बीच लिगेसी के विकास के दौरान स्प्रिंगर और लिसबर्गर के बीच हुई बातचीत से पता लगाए गए थे कि बाद में मूल फिल्म कैसे आई, यानी 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में एलियंस के साथ पहली मुठभेड़ को लेकर एक जुनून था, जब वह मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के आसपास रहते थे, जिससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या होगा यदि बुद्धिमान जीवन बाहरी अंतरिक्ष से नहीं बल्कि लोगों द्वारा बनाई गई मशीन के अंदर से आया हो, जो उनके द्वारा नियंत्रित नहीं है। जबकि असेंशन स्क्रिप्ट को छोड़ दिया गया था, फिल्म निर्माताओं ने उस संस्करण से एरेस कहानी के कुछ हिस्से को विकसित करने का एक सचेत निर्णय लिया। 27 अगस्त 2020 में गर्थ डेविस को फिल्म का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया गया था, जबकि विगुटो अभी भी पटकथा लिखने के लिए जुड़े हुए थे। 28 उस समय पैट्रिस वर्मेट को फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में काम पर रखा गया था। 29 मार्च 2022 में लेटो ने पुष्टि की कि फिल्म अभी भी बन रही है। 30 जनवरी 2023 तक डेविस निर्देशक के रूप में बाहर हो गए थे। जोआचिम रोनिंग ने निर्देशन का काम लेने के लिए बातचीत शुरू की थी। 31 वर्मेट भी प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में प्रस्थान करेंगे। 29 जून में इवान पीटर्स, ग्रेटा ली और जोडी टर्नर-स्मिथ कलाकारों में शामिल हुए और जैक थॉर्न ने स्क्रिप्ट का एक मसौदा लिखा था। 32, 33, 34 कैमरन मोनाघन और सारा डेसजार्डिन को अगले महीने जोड़ा जाएगा। 35, 36 जनवरी 2024 में गिलियन एंडरसन एक अज्ञात भूमिका में कलाकारों में शामिल हो गए। 37 लिगेसी में मौजूद टीजर के बावजूद रोनिंग ने सितंबर 2025 में पुष्टि की कि जेफ ब्रिजेस पिछली फिल्मों से लौटने वाले एकमात्र अभिनेता होंगे जो केविन फ्लिन के रूप में अपनी भूमिका को दोहराएंगे, जबकि पुष्टि करते हुए कि न तो सैम फ्लिन के रूप में हेडलैंड और न ही एड डिलिंजर जूनियर के रूप में सिलियन मर्फी लिगेसी से वापस आएंगे, दोनों रचनात्मक विकल्पों और अभिनेताओं की ओर से रुचि की कमी के कारण। स्प्रिंगर ने यह भी महसूस किया
कि लोगों की परेड की तरह कैमियो उपस्थिति को फेंकना प्रशंसक सेवा की तरह महसूस हुआ जो कहानी की सेवा नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने केवल उस तरह से पात्रों को वापस लाने का विकल्प चुना जो दर्शकों को फ्रेंचाइजी के लिए उनके प्यार की याद दिलाए, लेकिन उन्हें एक तरह से आश्चर्यचकित करके जो काम करता है। 38 स्टूडियो ने एक एआई जनरेटेड चरित्र जोड़ने की योजना बनाई थी जो फ्लिन का सहायक होता, जो वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने वाले बिट नामक एक सैनिक होता, लेकिन फिल्म निर्माण में एआई के विनियमन के आसपास के सामाजिक और सरकारी मुद्दों के बीच संभावित विवाद से बचने के लिए फिल्मांकन से पहले योजना को छोड़ दिया गया था। 39-40 फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी वैंकूवर 31 में 14 अगस्त 2023 को शुरू होने वाली थी, लेकिन 2023 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका और 2023 एसएजीएफटीआरए हड़तालों के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। 41-42 नवंबर 2023 की शुरुआत में हड़तालों के समापन के बाद फिल्मांकन कथित तौर पर 2024 की शुरुआत में शुरू होने वाला था। 43 नवंबर 2023 में यह घोषणा की गई थी कि परियोजना पर उत्पादन आधिकारिक तौर पर उसी वर्ष के छुट्टियों के मौसम के बाद शुरू होगा। 44 जनवरी 2024 में रोनिंग ने खुलासा किया कि उत्पादन शुरू हो गया था। 45 वर्किंग टाइटल वेल्क्रो के तहत। 46 जेफ क्रोनवेथ सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम करते हैं। 47 फरवरी में डिज्नी द्वारा पहली झलक। 48 15 मार्च की रात को कैम्बी ब्रिज पर उत्पादन हुआ। 49 अप्रैल में जेफ ब्रिजेस, जिन्होंने पिछली ट्रॉन फिल्मों में केविन फ्लिन और क्लू को चित्रित किया था, ने फिल्म में अपनी भागीदारी की पुष्टि की। 50 1 मई को फिल्मांकन समाप्त हुआ। 51 जेसी विगुटो को डेविड डिगिलियो के साथ कहानी क्रेडिट के साथ फिल्म की पटकथा के लिए एकमात्र क्रेडिट मिला, जबकि ऑफ स्क्रीन अतिरिक्त साहित्यिक सामग्री क्रेडिट का श्रेय जेज बटरवर्थ, ब्रायन डफील्ड, जस्टिन हेथ, निकोल होलोफेनर, टॉम मैकार्थी, मेगन मैकडोनेल, जैक थॉर्न और बिली रे के साथ साथ लिगेसी पटकथा लेखक होरोविच और किटिस को दिया गया। 52 डाक उत्पादन टाइलर नेल्सन संपादक के रूप में कार्य करते हैं। 53 फिल्म के दृश्य प्रभाव इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक ILM, डिस्टिलरी VFX, इमेज इंजन, लोला VFX, GMUNK, OPSIS और इमेजिनरी फोर्सेस द्वारा प्रदान किए गए थे, जिसमें डेविड सीगर फिल्म के दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत थे। साउंड ट्रैक मुख्य लेख ट्रॉन एरेस साउंड ट्रैक 2020 में फिल्म सोल पर काम पूरा करने के तुरंत बाद ट्रेंट रेजन और एटिकस रॉस को वॉल्ट डिज्नी म्यूजिक के अध्यक्ष टॉम मैकडॉगल ने ट्रॉन एरेस पर काम करने के लिए संपर्क किया। 55 अगस्त 2024 में यह घोषणा की गई कि 9 इंच नेल्स फिल्म का स्कोर तैयार करेंगे। डिज्नी के कहने पर अपने बैंड के नाम से स्कोर तैयार करने का विकल्प पहली बार था जब रेजन और रॉस ने 1996 के वीडियो गेम क्वेक पर अपने काम के बाद से ऐसा किया था। 56-57 ट्रॉन एरेस और क्वेक के बीच दोनों ने मिलकर 19 फिल्म, टेलीविजन और गेम साउंड ट्रैक की रचना की, जिन्हें उनके अपने नामों से श्रेय दिया गया। 57-58 रेजनर ने बताया कि 9 इंच नेल्स नाम लेने से ट्रॉन एरेस के स्कोरिंग के प्रति उनके दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ा, जिससे वे एक कठोर मानसिकता में आ गए और उन्हें अलग नियमों से खेलने की अनुमति मिली, जिससे डिज्नी खुश था। 59 रोनिंग के लिए द ग्रिड और वास्तविक दुनिया के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण था, और 9 इंच नेल्स, एक औद्योगिक रॉक बैंड, खुद को एक नए, अधिक औद्योगिक ट्रॉन में पूरी तरह से उधार देता है। 60 अगस्त 2024 में एनाहिम में D23 कार्यक्रम में प्रीमियर करते हुए ट्रॉन एरेस के विशेष फुटेज में 9 इंच नेल्स गीत समथिंग आई कैन नेवर हैव का रीमिक्स शामिल था। 61-62 17 जुलाई 2025 को एक नया एकल एज अलाइव एज यू नीड मी टू बी रिलीज किया गया, और साउंड ट्रैक एल्बम 19 सितंबर 2025 को इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स, वॉल्ट डिज्नी रिकॉर्ड्स और द नॉल कॉर्पोरेशन द्वारा रिलीज किया गया।
63, 64। विपणन। ब्रिजेस, लेटो और बाकी कलाकार एनाहिम में D23 2024 में दिखाई दिए, जहां पहली झलक दिखाई गई। 65। उसी फुटेज को D23 ब्राजील 2024 में प्रदर्शित किया गया। 66। ब्रिजेस और लेटो फिल्म के नए फुटेज को पहली बार दिखाने के लिए सिनेमाकॉन 2025 में भी दिखाई दिए, जिसे बाद में उसी वर्ष 5 अप्रैल को एक टीजर पोस्टर के साथ एक टीजर ट्रेलर के रूप में ऑनलाइन रिलीज किया गया। 67। जून 2025 में द रैप ने बताया कि डिज्नी उसी साल जुलाई में सैन डिएगो कॉमिक कॉन के हॉल एच में फिल्म पेश करेगा। 69। आधिकारिक ट्रेलर 17 जुलाई 2025 को नए 9 इंच नेल्स गीत एज अलाइव एज यू नीड मी टू बी के साथ जारी किया गया था। 70। अगस्त 2025 में यह घोषणा की गई थी कि मार्वल कॉमिक्स अपने अक्टूबर शीर्षकों में ट्रॉन एरेस थीम वाले वेरिएंट कवर प्रकाशित करेगा, जो ट्रॉन ब्रह्मांड के लेंस के माध्यम से अपने सुपरहीरो पात्रों को दर्शाएगा। 71। उसी महीने के अंत में 2025 डेस्टिनेशन D23 शोकेस के दौरान यह घोषणा की गई थी कि ट्रॉन एरेस 9 इंच नेल्स द्वारा लाल बत्ती और संगीत की विशेषता से प्रेरित एक नया ओवरले ट्रॉन लाइट साइकिल पावर रन आकर्षण में 15 सितंबर 2025 को वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड रिजॉर्ट और 16 सितंबर 2025 को शंघाई डिज्नी रिजॉर्ट में सीमित समय के लिए आएगा। 72। मुक्त करना। ट्रॉन एरेस 10 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसमें रियलडी 3D, 4DX, स्क्रीन एक्स, डॉल्बी सिनेमा और आईमैक्स शामिल है। 73। 74। ट्रॉन एरेस ट्रॉन सीरीज की पहली फिल्म है जिसे मोशन पिक्चर एसोसिएशन द्वारा PG-13 रेटिंग दी गई है। इससे पहले इसके पूर्ववर्तियों को PG रेटिंग दी गई थी। 75। बॉक्स ऑफिस अनुमान। संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रॉन एरेस को रूफमैन और किस ऑफ द स्पाइडर वुमन के साथ रिलीज किया जाएगा और इसके शुरुआती सप्ताहांत में $44 मिलियन की कमाई करने का अनुमान है, वही राशि जो इसके पूर्ववर्ती ट्रॉन लिगेसी ने अपने घरेलू शुरुआती सप्ताहांत में बनाई थी। जोआचिम रोनिंग, जन्म 30 मई 1972, एक नॉर्वेजियन फिल्म निर्देशक, निर्माता और लेखक है, जिन्हें अकादमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब नामांकित कोंटिकी और डिज्नी की एक्शन एडवेंचर फिल्मों पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, डेड मेन टेल नो टेल्स जिसमें जॉनी डेप और मेल्फिकेंट, मिस्ट्रेस ऑफ एविल में एंजेलिना जोली ने अभिनय किया है, के लिए जाना जाता है। रोनिंग की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर $1.3 बिलियन से अधिक की कमाई की है। एक रोनिंग का सबसे हालिया काम डिज्नी की यंग वुमन एंड द सी का निर्देशन है, जिसमें डेजी रिडले ने अभिनय किया है। 2. प्रारंभिक जीवन। रोनिंग नॉर्वे के सेंडेफजॉर्ड में पलेब्रे, जो ओस्लो के दक्षिण में एक छोटा सा तटीय शहर है। 12 साल की उम्र में उनके माता पिता ने अपना पहला घरेलू वीडियो कैमरा खरीदा। रोनिंग के अनुसार यह एक बड़ा सौदा था, लेकिन यह पहली नज़र का प्यार था। 3. उन्होंने अपनी किशोरावस्था स्थानीय व्यवसायों के लिए लघु फिल्में बनाने और विज्ञापनों की शूटिंग करने में बिताई, अक्सर स्केटबोर्ड पर बंधे घर के बने कैमरा रिग का इस्तेमाल करते हुए। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें फिल्म निर्माता बनने की प्रेरणा किस बात ने दी, तो रोनिंग ने कहा कि उनके पिता एक स्थानीय थिएटर कंपनी का हिस्सा थे, जिससे उनके युवा मन को मंच के पीछे बैठकर प्रस्तुतियों की आंतरिक कार्यप्रणाली को देखने के अनुभव में डुबो दिया गया। 1992 में उन्होंने स्वीडन में स्टॉकहोम्स फिल्म स्कूल में दाखिला लिया और 1994 में स्नातक किया। 4. आजीविका। 2006 में रोनिंग और एस्पेन सैंडबर्ग ने अपनी पहली फीचर फिल्म बैंडिडास का निर्देशन किया। 5. जिसमें पेनेलोप क्रूज और सल्मा हायेक ने अभिनय किया और फ्रांसीसी फिल्म निर्माता ल्यूक बेसन द्वारा लिखित और निर्मित किया गया। उद्धरण वांछित। दिसंबर 2008 में रोनिंग की पहली नॉर्वेजियन फिल्म मैक्स मानुस मैन ऑफ वॉर 6 का प्रीमियर हुआ। 7. मैक्स मानुस नॉर्वे में 1.2 मिलियन से अधिक टिकटों की बिक्री के साथ
अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली नॉर्वेजियन फिल्म थी। 8 फिल्म का उत्तरी अमेरिकी प्रीमियर 2009 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। 9 कोंटिकी का प्रीमियर सितंबर 2012 में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। उद्धरण वांछित 2013 में कोंटिकी को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में गोल्डन ग्लोब और अकादमी पुरस्कार दोनों के लिए नामांकित किया गया था। 10 यह पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली नॉर्वेजियन फिल्म है। उद्धरण वांछित कोंटिकी की सफलता के बाद रोनिंग और सैंडबर्ग ने जेरी ब्रुकहाइमर और डिज्नी के लिए पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन 11 फ्रेंचाइजी में एक फिल्म का निर्देशन किया। ऑस्ट्रेलिया में फिल्माई गई पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन डेड मेन टेल नो टेल्स ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 13 रोनिंग की अगली फिल्म मेल्फिसेंट मिस्ट्रेस ऑफ एविल, जिसमें डिज्नी के लिए एंजेलिना जोली, एले फैनिंग और मिशेल फिफर ने अभिनय किया था, का प्रीमियर 2019 की शरद ऋतु में हुआ, जो अब तक की तीसरी सबसे बड़ी अक्टूबर रिलीज बन गई और अंततः दुनिया भर में $500 बिलियन की कमाई की। 15 उनकी अगली फीचर फिल्म यंग वुमन एंड द सी थी, जिसमें डेजी रिडले ने अभिनय किया था, जो इंग्लिश चैनल के पार गर्ट्रूड एडरले की ऐतिहासिक तैराकी की कहानी कहती है। 16 रोनिंग की खुले पानी में सब कुछ शूट करने की इच्छा के कारण फिल्म का निर्माण चुनौतीपूर्ण था। 17 फिल्म का प्रीमियर मई 2024 में हुआ और इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली। 19 उन्होंने इस काम को अब तक की सबसे गहन फिल्म के रूप में वर्णित किया, जो यह सुनिश्चित करने के उनके समर्पण का संकेत था कि कहानी को खुले समुद्र पर शूट किया जाए। 20 आगामी और अधूरी परियोजनाएं जनवरी 2023 में रोनिंग ने डिज्नी के लिए ट्रॉन फ्रेंचाइजी के अगले अध्याय की कमान संभाली। 21 ट्रॉन एरेस नामक फिल्म में जेरेड लेटो, ग्रेटा ली, जेफ ब्रिजेस, जोडी टर्नर स्मिथ और इवान पीटर्स मुख्य भूमिका में होंगे। 22 ट्रॉन एरेस 2025 में रिलीज के लिए तैयार है। 23 रोनिंग अपने भाई एंड्रियास रोनिंग के साथ मिलकर लिखी गई साइंस फिक्शन थ्रिलर हियर बी मॉन्स्टर्स का भी निर्देशन करेंगे। इस फिल्म को स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस के पास लाया गया और नोआ हार्पस्टर और मीका फिट्जरमेनब्लू ने इसे फिर से लिखा। 2025 में इस फिल्म को पैरामाउंट पिक्चर्स ने खरीद लिया। 24-25 रोनिंग कई परियोजनाओं से जुड़े थे जो 2025 तक नहीं बनी, जिनमें पैरामाउंट स्टूडियो और ब्रुकहाइमर के लिए ओरिजिन शामिल है। 26 रोनिंग को माइकल क्रिचटन के आखिरी उपन्यास माइक्रो के रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए तैयार किया गया था। 27 किस बायोपिक शाउट इट आउट लाउड, जिसका नाम बैंड के एक गाने से लिया गया था, का निर्देशन रोनिंग द्वारा किया जाना था। 28 लेकिन उनकी जगह एमसीजी ने ले ली। 29 रोनिंग ने यह भी बताया कि उनके पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो यूरोप में सेट हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि उनकी अगली कृति कुछ ऐसी हो जिसे उन्होंने खुद विकसित किया हो। सीन बेली एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन निर्माता है। उन्होंने 2010 से 2024 तक वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर प्रोडक्शन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2, 3, 4 आजीविका कैरियर का आरंभ लाइव प्लेनेट के सहसंस्थापक और कार्यकारी के रूप में। 5 बेली ने द एम्परर्स क्लब, एमी पुरस्कार नामांकित प्रोजेक्ट ग्रीनलाइट, पुश, नेवादा, जिसे उन्होंने बेन एफ्लेक के साथ सहलिखा भी, के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया और बेस्ट लेड प्लान्स, मैचेस्टिक मेन और गॉन बेबी गॉन के निर्माता के रूप में काम किया। 6 2004 से 2008 तक बेली एबीसी स्टूडियो में लेखन निर्माण सौदे के तहत लाइव प्लेनेट के अध्यक्ष और बोर्ड सदस्य के रूप में काम करते रहे। 7 2008 में लाइव प्लेनेट की फिल्म शाखा को भंग कर दिया गया और बेली ने डिज्नी के साथ मिलकर प्रोडक्शन बैनर आइडियोलॉजी इंक का गठन किया, जिसने 1982 की फिल्म ट्रॉन की अगली कड़ी ट्रॉन लिगेसी का निर्माण किया।
8 नवंबर 2009 में यह घोषणा की गई थी कि बेली 1979 की फिल्म द ब्लैक होल का रीमेक बनाएंगे, जो कभी साकार नहीं हुआ। 8 उन्होंने टेड ग्रिफिन के साथ 2016 की फिल्म सोलेस के लिए मूल पटकथा लिखी, जिसमें एंथनी हॉपकिंस और कॉलिन फेरेल ने अभिनय किया। 9 वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो। जनवरी 2010 में बेली को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में प्रोडक्शन का अध्यक्ष नामित किया गया, जो वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स और टचस्टोन पिक्चर्स द्वारा निर्मित लाइव एक्शन फिल्मों की देखरेख करते थे। 2 बेली के तहत डिज्नी ने एक टेंटपोल फिल्म रणनीति अपनाई है, जिसमें बड़े बजट की फिल्मों का विस्तारित स्लेट शामिल है, जिसमें फ्रेंचाइजी सीक्वल, मूल फिल्में और उनकी एनिमेटेड फिल्मों के लाइव एक्शन रूपांतरण शामिल है। स्टूडियो को बाद के प्रकार की फिल्मों के साथ विशेष सफलता मिली, जो एलिस इन वंडरलैंड 2010 की व्यावसायिक सफलता के साथ शुरू हुई और मेलेफिकेंट 2014, सिंड्रेला 2015, द जंगल बुक 2016, पीट्स ड्रैगन 2016, ब्यूटी एंड द बीस्ट। बेली ने 5 फिल्मों की रिलीज की देखरेख की है, जिन्होंने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन को पार कर लिया है। एलिस इन वंडरलैंड, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स, ब्यूटी एंड द बीस्ट और अलादीन, साथ ही द लायन किंग, जिसने दुनिया भर में लगभग $1.7 बिलियन कमाए। 10-11 इस विभाग ने अन्य परीक्षाओं और क्लासिक कहानियों जैसे ओज द ग्रेट एंड पावरफुल 2013, इनटू द वुड्स 2014 और क्रूएला की पुनर्कल्पना भी की है। 12-13 द लोन रेंजर 2013, टुमारोलैंड 2015 और जॉन कार्टर 2012, द बीएफजी 2016 और ए रिंकल इन टाइम 2018 के साहित्यिक रूपांतरण सहित अन्य टेंटपोल फिल्में बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक रहीं। टेंटपोल फिल्मों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के बावजूद स्टूडियो ने छोटी, ब्रांड डिपॉजिट फिल्मों का निर्माण जारी रखा, जैसे द मपेट्स 2011 और सेविंग मिस्टर बैंक्स 2013, एक पीरियड ड्रामा जिसमें पहली बार स्टूडियो ने अपने सह-संस्थापक को ऑन स्क्रीन चित्रित किया था। 14 नवंबर 2019 में डिज्नी की स्ट्रीमिंग सेवा डिज्नी प्लस के शुभारंभ के साथ बेली ने स्टूडियो के आउटपुट का विस्तार किया, जिसमें लेडी एंड द ट्रम्प और पिनोचियो जैसे शीर्षकों की पुनर्कल्पना से लेकर टॉम हैंक्स को गेपेट्टो के रूप में प्रस्तुत करने वाली परियोजनाएं शामिल है। टोगो जैसी चरित्रचालित फिल्में, एनबीए स्टार जियानिस एंटेटोकोम्पो के बारे में राइज जैसे प्रेरणादायक खेल नाटक और होकस पोकस 2, एनचांटेड फॉलोअप डिसेंचेंटेड और पीटर पैन एंड वेंडी जैसे लोकप्रिय मूल के सीक्वल। 15, 16, 17 स्टूडियो डिज्नी प्लस के लिए टिम्मी फेल्योर, मिस्टेक्स वेयर मेड, फ्लोरा एंड यूलिसिस, स्टारगर्ल और बेटर नैट थान एवर जैसी बच्चों और युवा वयस्क पुस्तकों के रूपांतरण भी तैयार करता है। बेली को डिज्नी की लाइव एक्शन फिल्मों की श्रृंखला को सशक्त, समकालीन नायिकाओं वाली महिला प्रधान फिल्मों से बदलने और इन भूमिकाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए जाना जाता है। उल्लेखनीय उदाहरणों में द लिटिल मरमेड में एरियल के रूप में हेले बेली, पीटर पैन एंड वेंडी में टिंकर बेल के रूप में यारा शाहिदी, ए रिंकल इन टाइम में स्टॉर्म रीड और स्टूडियो द्वारा डिज्नी फिल्म के 2025 के लाइव एक्शन पुनर्कल्पना में स्नो व्हाइट के रूप में रेचल जेगलर शामिल है। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने एवा डुवर्ने, मीरा नायर और जूलिया हार्ट सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए महिला निर्देशकों का भी समर्थन किया है। 18 2012 में बेली को सनडांस इंस्टीट्यूट के बोर्ड में नामित किया गया, जहां वे उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। 19-20 2015 में वे कैलटेक के न्यासी बोर्ड में शामिल हुए और इसकी जेपीएल समिति में सेवा की। 21-22 26 फरवरी 2024 को बेली ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया और उनकी जगह डेविड ग्रीनबाम ने ले ली, जो पहले सर्चलाइट पिक्चर्स के सहनेतृत्व करता थे। बेली ट्रॉन एरेस के निर्माता बने रहेंगे। इवान थॉमस पीटर्स, जन्म 20 जनवरी 1987, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्होंने 2004 की ड्रामा फिल्म क्लिपिंग एडम से
अपने अभिनय की शुरुआत की और 2005 से 2006 तक एबीसी साइंस फिक्शन सीरीज इन्वेजन में अभिनय किया। पीटर्स को 2011 से 2021 तक रयान मर्फी की एफएक्स एंथोलॉजी सीरीज अमेरिकन हॉरर स्टोरी में 10 सीजन में कई भूमिकाएं निभाने के लिए व्यापक पहचान मिली। एचबीओ क्राइम मिनिस्ट्रीज मारे ऑफ ईस्टरटाउन 2021 में एक जासूस के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार दिलाया। मर्फी की नेटफ्लिक्स मिनिस्ट्रीज डेहमर मॉन्स्टर द जेफरी डेहमर स्टोरी 2022 में मुख्य किरदार निभाने के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता और उन्हें उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। फिल्मों में पीटर्स ने सुपरहीरो फिल्म किक-एस 2010 में सहायक भूमिका निभाई है और एक्स-मेन फिल्म सीरीज 2014 से 2019 में पीटर मैक्सिमॉफ क्विकसिल्वर की भूमिका निभाई है। डकैती फिल्म अमेरिकन एनिमल्स 2018 में एक विद्रोही छात्र की भूमिका निभाने के लिए उन्हें बीआईएफए द्वारा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकन भी मिला। प्रारंभिक जीवन इवान थॉमस पीटर्स का जन्म सेंट लुइस, मिसौरी में माता-पिता जूली नी डेवाल्ड दो और फिलिप पीटर्स के घर हुआ था और उनका पालन-पोषण बॉल्विन के उपनगर में हुआ था। एक उनके पिता चार्ल्स स्टीवर्ट मॉट फाउंडेशन के प्रशासन के उपाध्यक्ष है। 3 उनके माता-पिता दोनों जर्मन वंश के हैं। 4, 5, 6, 7 पीटर्स का पालन-पोषण एक कैथोलिक स्कूल में कैथोलिक तरीके से हुआ। 8 उनका एक बड़ा भाई एंड्रयू और एक बड़ी पैतृक सौतेली बहन मिशेल है। 2001 में पीटर्स अपने परिवार के साथ ग्रैंड ब्लैंक, मिशिगन चले गए, जहां उन्होंने मॉडलिंग की और स्थानीय अभिनय कक्षाएं लीं। 3 उन्होंने ग्रैंड ब्लैंक हाई स्कूल में पढ़ाई की। 3 अपने अभिनय करियर को आगे बढ़ाने के लिए 15 साल की उम्र में अपनी मां के साथ लॉस एंजल्स जाने से पहले। 1 उन्होंने बरबैंक हाई स्कूल में द्वितीय वर्ष के छात्र के रूप में पढ़ाई की, लेकिन बाद में होमस्कूलिंग कक्षाएं शुरू कीं। अपने दूसरे ऑडिशन में पीटर्स को निर्माता माइकल पिचियोटिनो ने फिल्म क्लिपिंग एडम में एडम शेपर्ड की भूमिका के लिए चुना। इस भूमिका के लिए उन्हें फीनिक्स फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ ब्रेकथ्रू प्रदर्शन का पुरस्कार मिला। उन्होंने प्लेस्टेशन, प्रोग्रेसिव इंश्योरेंस, मूवी फोन, सौर पैच किड्स, पापा जॉन्स पिज्जा और केलॉग्स के लिए कई टेलीविजन विज्ञापनों में अभिनय किया। 2004 में उन्होंने एमजीएम फिल्म स्लीपओवर में रसेल स्पंजबॉब हेज 9 की भूमिका निभाई और एबीसी सीरीज द डेज में कूपर डे के रूप में दिखाई दिए। 2004 से 2005 तक उन्होंने डिज्नी चैनल सीरीज फिल ऑफ द फ्यूचर के पहले सीजन में सेठ वोस्मर की आवर्ती भूमिका निभाई। 2005 से 2006 तक उन्होंने एबीसी साइंस फिक्शन थ्रिलर सीरीज इन्वेजन में जेसी वरोन की भूमिका निभाई। इसके बाद पीटर्स ने एन अमेरिकन क्राइम 2007, गार्डन्स ऑफ द नाइट 2008, नेवर बैक डाउन 2008 और इसके सीक्वल नेवर बैक डाउन 2, द बीट डाउन 2011 में सहायक भूमिकाएं निभाई। उन्होंने कई थिएटर नाटकों में भी अभिनय किया है, जिसमें मेट थिएटर में ओलिवर ट्विस्ट के निर्माण में फेगिन की भूमिका भी शामिल है। 2008 में उन्होंने द सीडब्ल्यू टीन ड्रामा सीरीज वन ट्री हिल में जैक डेनियल की आवर्ती भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्होंने द मेंटलिस्ट, हाउस, मोंक, द ऑफिस, इन प्लेन साइट और पेरेंटहुड जैसी कई टेलीविजन सीरीज में एक एपिसोड के अतिथि भूमिकाएं निभाई। 2010 में वह सुपरहीरो फिल्म किक-एस में मुख्य किरदार के सबसे अच्छे दोस्त टॉड हेन्स की सहायक भूमिका में दिखाई दिए। अमेरिकन हॉरर स्टोरी के दूसरे सीजन में अपनी भूमिका के साथ शेड्यूलिंग टकराव के कारण पीटर्स 2013 के सीक्वल में अपनी भूमिका को दोबारा नहीं निभा पाए। 11-2011 वर्तमान अमेरिकन हॉरर स्टोरी क्विकसिल्वर और डेहमर 2015 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में पीटर्स की सफल भूमिका
एफएक्स एंथोलॉजी श्रृंखला अमेरिकन हॉरर स्टोरी के पहले सीजन में किशोरी टेट लैंगडन की भूमिका निभा रही थी। 12 दूसरे सीजन में उपशीर्षक असाइलम में उन्होंने किट वॉकर के रूप में अभिनय किया। एक ऐसे व्यक्ति पर अपनी पत्नी की हत्या का गलत आरोप लगाया गया। इस भूमिका ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता श्रृंखला, लघु श्रृंखला या टेलीविजन फिल्म के लिए सैटेलाइट पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। 13 14 तीसरे सीजन, जिसका उपशीर्षक कॉवन था, में उन्होंने काइल स्पेंसर की भूमिका निभाई, जो एक बिरादरी का लड़का है जिसे मार दिया जाता है और फिर एक फ्रैंकस्टीन के राक्षस जैसे प्राणी के रूप में जिंदा किया जाता है। श्रृंखला के चौथे सीजन, जिसका उपशीर्षक फ्रीक शो था, में उन्होंने जिमी डार्लिंग की भूमिका निभाई, जो विकृत हाथों वाला एक सर्कस कलाकार है। 15 2014 में पीटर्स ने जॉन क्यूसैक और एम्मा रॉबर्ट्स के साथ स्वतंत्र कॉमेडी फिल्म एडल्ट वर्ल्ड में अभिनय किया। 16 पीटर्स ने 2014 की फिल्म एक्समेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट 17 और इसके 2016 के सीक्वल एक्समेन एपोकेलिप्स में क्विकसिल्वर पर आधारित म्यूटेंट पीटर मैक्सिमॉफ की भूमिका निभाई। 18 2015 में पीटर्स ने हॉरर फिल्म द लार्जर इफेक्ट, ड्रामा फिल्म से फ्लाइट में जूनो टेम्पल के साथ अभिनय किया और अमेरिकन हॉरर स्टोरी के 5वें सीजन में जेम्स पैट्रिक मार्च नामक एक धनी तेल व्यवसायी और सीरियल किलर की भूमिका निभाई, जिसका उपशीर्षक होटल था। 2017 में पीटर्स ने द पायरेट्स ऑफ सोमालिया में मुख्य भूमिका निभाई और अमेरिकन हॉरर स्टोरी कल्ट में अपने प्रदर्शन के लिए क्रिटिक्स चॉइस नामांकन अर्जित किया। अगले वर्ष पीटर्स ने डकैती फिल्म अमेरिकन एनिमल्स में मुख्य भूमिका निभाई। एफएक्स ड्रामा पोज के पहले सीजन में अभिनय करके रयान मर्फी के साथ एक बार फिर सहयोग किया और अमेरिकन हॉरर स्टोरी क्रॉसओवर सीजन में कई पात्रों के चित्रण के साथ वर्ष का समापन किया, जिसका उपशीर्षक एपोकेलिप्स था। 2019 में उन्होंने सीक्वल फिल्म डार्क फीनिक्स में क्विकसिल्वर की भूमिका दोहराई। 19 वॉल्ट डिज्नी कंपनी द्वारा 21वीं सदी के फॉक्स की खरीद के बाद सभी एक्समेन संबंधित पात्रों को मार्वल स्टूडियो में वापस स्थानांतरित कर दिया गया था। 2021 में पीटर्स ने डिज्नी प्लस श्रृंखला वांडाविजन में एक आश्चर्यजनक उपस्थिति दर्ज की, जिसमें एक्समेन फिल्म श्रृंखला से उनके चरित्र के एक वैकल्पिक संस्करण को चित्रित किया गया। 20 जिसे बाद में राल्फ बोहन नाम का एक धोखेबाज बताया गया। 21 उस वर्ष भी पीटर्स ने एक परेशान पुलिस जासूस के बारे में HBO मिनी सीरीज घोड़ी ऑफ ईस्टटाउन में अभिनय किया। 22 23 24 वर्ष के अंत में पीटर्स ने अमेरिकन हॉरर स्टोरी ब्रह्मांड में वापसी की। 10वें सीजन के पहले भाग रेड टाइड में लेखक और मनोरंजनकर्ता ऑस्टिन सोमरस की भूमिका निभाई। 2022 में पीटर्स ने रयान मर्फी द्वारा निर्मित नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज डेहमर मॉन्स्टर द जेफरी डेहमर स्टोरी में सीरियल किलर जेफरी डेहमर का किरदार निभाया। 25-26 जून 2023 में यह घोषणा की गई कि पीटर्स जेरेड लेटो के साथ ट्रॉन एरेस के कलाकारों में शामिल होंगे। जेरेड जोसेफ लेटो बटा एल्टियो बटा लेह तो, जन्म 26 दिसंबर 1971, एक अमेरिकी अभिनेता और संगीतकार है। विभिन्न भूमिकाओं में अपने मेथड एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले उन्हें 3 दशकों के करियर में कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें एक अकादमी पुरस्कार और एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार शामिल है। इसके अतिरिक्त उन्हें रॉक बैंड 30 सेकंड्स टू मार्स के फ्रंटमैन के रूप में उनकी संगीतकारिता और विलक्षण मंचीय व्यक्तित्व के लिए भी जाना जाता है। 2 टेलीविजन सीरीज माई सो कॉल्ड लाइफ 1994 से अपना करियर शुरू करने के बाद लेटो ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत हाउ टू मेक एन अमेरिकन क्विल्ट 1995 से की और प्रीफोंटेन 1997 में अपने प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक ध्यान आकर्षित किया। द थिन रेड लाइन 1998, फाइट क्लब 1999, गर्ल इंटरप्टेड 1999 और अमेरिकन साइको 2000 में सहायक भूमिकाओं के बाद उन्हें रिक्विम फॉर ए ड्रीम 2000 में एक ड्रग एडिक्ट की मुख्य भूमिका के लिए प्रशंसा मिली।
इसके बाद उन्होंने संगीत पर अधिक ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, लेकिन पैनिक रूम 2002, अलेक्जेंडर 2004, लॉर्ड ऑफ वॉर 2005, चैप्टर 27 2007 और मिस्टर नोबॉडी 2009 के साथ अभिनय में लौट आए। डलास बायर्स क्लब 2013 उन्होंने तब से सुसाइड स्क्वाड 2016, ब्लेड रनर 2049, 2017, द लिटिल थिंग्स 2021 और हाउस ऑफ गुच्ची 2021 में अभिनय किया है, जिनमें से बाद के दो ने उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन दिलाया। लेटो 30 सेकंड्स टू मार्स के प्रमुख गायक, बहुवादक और मुख्य गीतकार है, एक बैंड जिसे उन्होंने 1998 में अपने बड़े भाई शैनन लेटो के साथ मिलकर बनाया था। इसका पहला एल्बम 30 सेकंड्स टू मार्स 2002 सकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज हुआ, लेकिन इसे व्यावसायिक सफलता सीमित मिली। 3 इसके दूसरे एल्बम ए ब्यूटीफुल लाई 2005 ने बैंड को लोगों की नज़रों में ला दिया और अगले रिलीज दिस इज वॉर 2009 और लव, लस्ट, फेथ एंड ड्रीम्स 2013 को और अधिक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता मिली। 4 उनके बाद अमेरिका 2018 और इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड बट इट्स ए ब्यूटीफुल डे 2023 आए, दोनों ने रिलीज होने पर आलोचकों को ध्रुवीकृत कर दिया। बैंड ने दुनिया भर में 15 मिलियन से अधिक एल्बम बेचे हैं। लेटो का जन्म 26 दिसंबर 1971 को बॉसियर सिटी, लुइसियाना में कॉन्स्टेंस लेटो, नी मेट्रेजोन के घर हुआ था। 6. 7 उनकी मां का काजुन वंश है। 8 लेटो उनके सौतेले पिता का उपनाम है। जब वह बच्चे थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था और वह और उनके बड़े भाई शैनन अपनी मां और अपने नाना नानी रूबी, रसेल और विलियम ली मेट्रेजोन के साथ रहते थे। 6 पुनर्विवाह के बाद जब जेरेड 8 साल का था तब उसके पिता की आत्महत्या से मृत्यु हो गई। 9 लेटो अपने परिवार के साथ लुइसियाना से देश भर के विभिन्न शहरों में अक्सर जाते रहे। 10 मेरी मां के पिता वायुसेना में थे, लेटो ने समझाया है, इसलिए बहुत घूमना फिरना जीवन का एक सामान्य तरीका था। 11 लेटो के अपने पिता की दूसरी शादी से 2 छोटे सौतेले भाई हैं। 6 कॉन्स्टेंस हिप्पी आंदोलन में शामिल हो गई और उन्होंने अपने बेटों को कला में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। 8 लेटो ने कहा कि उनका पालन पोषण कई कलाकारों, संगीतकारों, फोटोग्राफरों, चित्रकारों और थिएटर से जुड़े लोगों के बीच हुआ, और आगे कहा कि बचपन में सिर्फ कला समुदाय के हिप्पी अनुभव के कारण कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींची गई थी। हम रचनात्मक अनुभव और रचनात्मक अभिव्यक्ति का जश्न मनाते थे। हमने इसे कम करने या उस तरह के विकास को रोकने की कोशिश नहीं की। 12 लेटो ने कम उम्र में ही अपने भाई के साथ संगीत बजाना शुरू कर दिया था। उनका पहला संगीत वाद्ययंत्र एक टूटा हुआ पियानो था। 13 10वीं कक्षा में कुछ समय के लिए पढ़ाई छोड़ने के बाद लेटो ने वापस लौटने और वाशिंगटन डीसी के निजी एमरसन प्रिपरेटरी स्कूल में अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। 14 उन्हें बड़े पैमाने पर दृश्य कला में रुचि थी और उन्होंने फिलाडेल्फिया में यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्ट्स में दाखिला लिया। 15 फिल्म निर्माण में रुचि विकसित होने के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में स्थानांतरित कर दिया। 10 जब वे वहां छात्र थे, उन्होंने अपनी लघु फिल्म क्राइंग जॉय लिखी और उसमें अभिनय किया। 15 उन्होंने कोरकोरन स्कूल ऑफ द आर्ट्स एंड डिजाइन में भी भाग लिया, जो अब जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय का एक हिस्सा है। 16 आजीविका 1992 1999 प्रारंभिक अभिनय भूमिकाएं प्रीफोंटेन और 30 सेकंड्स टू मार्स 1995 में माई सो कॉल्ड लाइफ के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेटो। 1992 में लेटो निर्देशन में अपना करियर बनाने के लिए लॉस एंजल्स चले गए और साथ ही अभिनय की भूमिकाएं भी निभाने का इरादा किया। 17 उन्हें टेलीविजन शो में छोटी भूमिकाएं मिली, लेकिन उनका पहला ब्रेक 1994 में आया जब उन्हें क्लेयर डेंस के साथ जॉर्डन कैटलानो की भूमिका में लिया गया,
जो उनके प्रेमी थे। अल्पकालिक लेकिन अच्छी तरह से समीक्षित एबीसी किशोर नाटक माई सो कॉल्ड लाइफ में। 7. इस शो को किशोरावस्था के चित्रण के लिए सराहा गया और एक सीजन के बाद रद्द होने के बावजूद इसे एक मजबूत पंथ प्राप्त हुआ। 18. उसी वर्ष लेटो ने कूल एंड द क्रेजी में एलिसिया सिल्वरस्टोन के साथ अभिनय करते हुए अपनी टेलीविजन फिल्म की शुरुआत की और 1995 के नाटक हाउ टू मेक एन अमेरिकन क्विल्ट में अपनी पहली फिल्म भूमिका निभाई। 1997 में लेटो ने ओलंपिक उम्मीदवार स्टीव प्रीफोंटेन की भूमिका में बायोपिक प्रीफोंटेन में अभिनय किया। भूमिका की तैयारी के लिए लेटो ने खुद को धावक के जीवन में डुबो दिया, 6 सप्ताह तक प्रशिक्षण लिया और उसके परिवार और दोस्तों से मुलाकात की। 19. वह असली प्रीफोंटेन से काफी मिलता जुलता था। उसने एथलीट की आवाज और सीधे दौड़ने की शैली को भी अपनाया। 20. उनके चित्रण को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसे अक्सर उनकी सफल भूमिका माना जाता है। 21. 22. सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के पीटर स्टैक ने कहा, सम्मोहक नीली आंखों और गंदे सुनहरे बालों के साथ लेटो ने रॉकस्टार शैली को पकड़ लिया है, जो प्रीफोंटेन से प्रभावित थी। 1998 के नाटक बेसिल में एक ब्रिटिश अभिजात की मुख्य भूमिका निभाने के बाद लेटो ने हॉरर अर्बन लीजेंड में अभिनय किया। इसे ज्यादातर आलोचकों द्वारा खराब तरीके से प्राप्त किया गया था, लेकिन यह एक वित्तीय सफलता थी। 24-25 उस वर्ष टेरेंस मलिक ने लेटो को युद्ध फिल्म द थिन रेड लाइन में शॉन पेन और एड्रियन ब्रॉडी के साथ सहायक भूमिका के लिए कास्ट किया। 26. इसे ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली और यह एक मध्यम सफलता थी। 27. इसे कई पुरस्कार और नामांकन मिले, जिसमें 7 अकादमी पुरस्कार नामांकन शामिल थे। लेटो ने बाकी कलाकारों के साथ एक सैटेलाइट पुरस्कार साझा किया। 28-29 लेटो ने 1998 में लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में अपने भाई शैनन के साथ मिलकर रॉक बैंड 30 सेकंड्स टू मार्स का गठन किया। जब इस बैंड की शुरुआत हुई तो जेरेड लेटो ने हॉलीवुड अभिनेता होने के अपने दर्जे का इस्तेमाल बैंड के प्रचार में नहीं होने दिया। 30. उनका पहला एल्बम कई सालों से तैयार हो रहा था, जिसमें लेटो ने ज्यादातर गाने लिखे थे। 31. उनके काम के चलते कई रिकॉर्ड लेबल 30 सेकंड्स टू मार्स के साथ अनुबंध करने में रुचि लेने लगे, जिसने 2007 में लेटो ने जीवनी फिल्म चैप्टर 27 में अभिनय किया। उन्होंने द बीटल्स के कट्टर प्रशंसक और जॉन लेनन के हत्यारे मार्क डेविड चैपमैन का किरदार निभाया। लेटो ने चैपमैन के साथ साक्षात्कार और एक लाइब्रेरियन द्वारा रिकॉर्ड किए गए ऑडियो टेप पर भरोसा करके अपनी भूमिका की तैयारी की, जिससे अभिनेता ने कैदी के गृहनगर की यात्रा के दौरान मुलाकात की थी। हत्यारे के शरीर के अनुमानित आकार के लिए लेटो ने 67 पाउंड वजन बढ़ाया। 56 वजन बढ़ने की अचानकता ने उन्हें गाउट दे दिया। वजन में अचानक वृद्धि के कारण उनके शरीर पर पड़ने वाले तनाव के कारण उन्हें व्हीलचेयर का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 57 फिल्म की शूटिंग के बाद वह जल्दी से तरल आहार पर चले गए। 58 चैप्टर 27 का प्रीमियर 2007 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 59 एंटरटेनमेंट वीकली के ओवेन ग्लीबरमैन ने उनके अभिनय को एक वास्तविक परिवर्तन माना, क्योंकि अभिनेता खुद को चैपमैन के सोफेआलू की चर्बी और लाल किनारे वाली आंखों में डुबो देता है। लेटो इस गुस्सैल, मुंह से सांस लेने वाले मनोरोगी के अंदर एक ऐसे विश्वास के साथ गायब हो जाता है जिसने मुझे उसके हर भ्रम पर लटका दिया। 60 लेटो की अगली लघु फिल्म ए ब्यूटीफुल लाई 2008 थी, जिसे उन्होंने अंगाकोक पानीपाक के छद्म नाम से निर्देशित किया था। संगीत वीडियो को ग्रीनलैंड में आर्कटिक सर्कल के 200 मील उत्तर में फिल्माया गया था। पर्यावरण पर फिल्मांकन के प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए दृढ़ संकल्पित, लेटो ने प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद के साथ मिलकर ऐसी रणनीति विकसित की जिससे शूटिंग पर ईंधन की खपत कम से कम हो। 61 रिलीज होने पर ए ब्यूटीफुल लाई को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रशंसाएं मिली,
जिसमें सर्वश्रेष्ठ वीडियो के लिए MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड भी शामिल था। 62 वीडियो की बिक्री से प्राप्त आय ने प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद को लाभान्वित किया। 63 उसी वर्ष लेटो ने अपने विस्तारित नाटक हाइप्नागोगिक स्टेट्स 2008 से 2011, EMI मुकदमा, दिस इज वॉर और मिस्टर नोबॉडी 66वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मिस्टर नोबॉडी के प्रीमियर पर लेटो अगस्त 2008 में अपने तीसरे स्टूडियो एल्बम की रिकॉर्डिंग प्रक्रिया के दौरान 30 सेकंड्स टू मार्स ने एक नए लेबल के साथ हस्ताक्षर करने का प्रयास किया, जिससे EMI वर्जिन का मूल लेबल को अनुबंध के उल्लंघन का $30 मिलियन का मुकदमा दायर करने के लिए प्रेरित किया। 65 लगभग एक साल की कानूनी लड़ाई के बाद बैंड ने 28 अप्रैल 2009 को घोषणा की कि डे हेविलैंड कानून पर आधारित बचाव के बाद मुकदमा सुलझा लिया गया था। 66 30 सेकंड्स टू मार्स ने फिर EMI के साथ एक नया अनुबंध किया और दिसंबर 2009 में अपने तीसरे एल्बम दिस इज वॉर को आलोचकों की प्रशंसा के साथ रिलीज किया। 67 दिस इज वॉर कई राष्ट्रीय एल्बम चार्ट में शीर्ष 10 में पहुंचा और कई संगीत पुरस्कार अर्जित किए। 69 दिसंबर 2009 में कैलिफोर्निया के ओकलैंड में लेटो का प्रदर्शन। लेटो की अगली फिल्म 2009 की साइंस फिक्शन ड्रामा मिस्टर नोबॉडी थी, जिसका निर्देशन जैको वान डोरमाइल ने किया था। उन्होंने नेमो नोबॉडी की शीर्षक भूमिका को चित्रित किया, जो मानव जाति द्वारा अर्धमरता प्राप्त करने के बाद पृथ्वी पर अंतिम नश्वर है। उनकी भूमिका के लिए उन्हें अपने चरित्र के विभिन्न संस्करणों को निभाने की आवश्यकता थी। 34 से 118 वर्ष की आयु तक पूर्ण मेकअप के लिए रोजाना 6 घंटे खर्च करना और एक वृद्ध व्यक्ति की आवाज को अपनाना। 70 मिस्टर नोबॉडी का प्रीमियर 2009 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया ने फिल्म की कलात्मकता और लेटो के प्रदर्शन की प्रशंसा की। 71 वैरायटी के बॉयड वान होइज ने महसूस किया कि उनकी अभिनय प्रतिभा वास्तव में पृथ्वी पर अंतिम मरते हुए व्यक्ति के रूप में उनके दृश्यों में पूरी तरह से सामने आती है। 72 जबकि टोरंटो सन के ब्रूस किर्कलैंड ने दावा किया कि लेटो ने एक अद्भुत, दिमाग घुमा देने वाला, जबरदस्त प्रदर्शन दिया। 73 2009 में लेटो ने किंग्स एंड क्वींस की लघु फिल्म के लिए कई एक्स्ट्रा कलाकारों और सभी तरह के अत्यथार्थवादी सड़क कलाकारों की भर्ती की, जिसमें रात में लॉस एंजिल्स के माध्यम से अग्रगामी और पर्यावरण के प्रति जागरूक इरादों के साथ स्थापित एक महत्वपूर्ण जन आंदोलन को दिखाया गया है। 74 लघु फिल्म का प्रीमियर 9 नवंबर 2009 को लॉस एंजिल्स के मोंटाल्बन थिएटर में हुआ और इसे सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया। 75 2010 के MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में किंग्स एंड क्वींस को 4 नामांकन मिले, जिसमें वीडियो ऑफ द ईयर और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन शामिल थे, और सर्वश्रेष्ठ रॉक वीडियो जीतने के लिए आगे बढ़ा। 76 30 सेकंड्स टू मार्स ने फरवरी 2010 में अपना इनटू द वाइल्ड टूर शुरू किया। लेटो ने बैंड के इनटू द वाइल्ड टूर के दौरान क्लोजर टू द एज 2010 नामक एक लघु फिल्म बनाई, जिसमें टूर फुटेज, प्रशंसकों की टिप्पणियां और 30 सेकंड्स टू मार्स के बचपन के चित्र शामिल थे। आलोचकों ने वीडियो की सादगी की सराहना की। MTV के जेम्स मोंटगोमरी ने लिखा, हजारों प्रशंसकों को एक साथ मोक्ष प्राप्त करते हुए व्यक्तियों के समूह को एक होते हुए देखने की शक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता। रॉक एंड रोल का असली मकसद यही है, समावेश। 78 दिसंबर 2011 में 30 सेकंड्स टू मार्स ने एक ही एल्बम चक्र में 300 लाइव शो के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। 68 लेटो का अगला प्रोजेक्ट हरिकेन 2010 था, जो एक प्रयोगात्मक लघु फिल्म थी जो व्यक्तिगत राक्षसों की पड़ताल करती है और एक सपने के रूप में मानी जाने वाली गुप्त कल्पनाओं को उजागर करती है। 79 लेटो ने इसे न्यूयॉर्क शहर में फिल्माया और इसकी अवधारणा को अत्यथार्थवादी दुःस्वप्न सपना फंतासी के रूप में वर्णित किया। 80 रिलीज होने पर हरिकेन ने विवाद खड़ा कर दिया और शुरुआत में
हिंसा के तत्वों के कारण इसे सेंसर कर दिया गया। 81 2011 MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ छायांकन और सर्वश्रेष्ठ संपादन की श्रेणियों में 3 नामांकन मिले। 82 2012 से 2013 आर्टिफैक्ट, लव, लस्ट, फेथ एंड ड्रीम्स और डलास बायर्स क्लब। 2012 में लेटो ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म आर्टिफैक्ट के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की। यह आधुनिक संगीत व्यवसाय का इतिहास बताता है, क्योंकि यह 30 सेकंड्स टू मार्स और EMI के बीच कानूनी विवाद को दर्शाता है, जब बैंड ने रॉयल्टी विवाद पर अपने अनुबंध से बाहर निकलने की कोशिश की थी। 65 आर्टिफैक्ट को लेटो और निजी सहायक एम्मा लुडब्रुक द्वारा प्रोडक्शन कंपनी सिसिफस कॉरपोरेशन के माध्यम से प्रदान किए गए सीमित बजट पर बनाया गया था। 83 इसका प्रीमियर 2012 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ, जहां इसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए पीपुल्स च्वाइस अवार्ड मिला। 84 आलोचकों ने आधुनिक संगीत उद्योग की स्थिति की जांच और कलाकारों और रिकॉर्ड कंपनियों के बीच संबंधों पर इसके फोकस की प्रशंसा की। 85 फिल्म को 3 दिसंबर 2013 को डिजिटल रूप से रिलीज होने से पहले 23 नवंबर 2013 से एक सीमित नाटकीय रिलीज मिली। जुलाई 2013 में इटली के पडोवा में लेटो का प्रदर्शन। 30 सेकंड्स टू मार्स ने मई 2013 में इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स के माध्यम से अपना चौथा एल्बम लव, लस्ट, फेथ एंड ड्रीम्स रिलीज किया। इस एल्बम का निर्माण लेटो ने अपने पूर्व सहयोगी स्टीव लिलीवाइट के साथ मिलकर किया था। इसे आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और यह यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 15 से अधिक देशों में शीर्ष 10 में पहुंच गया। 87 लेटो ने अप इन द एयर के लिए 2013 की लघु फिल्म को लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में अब बंद हो चुके एक एरोस्पेस निर्माण भवन में फिल्माया था। उन्होंने इसे एक अविश्वसनीय रूप से असली परिदृश्य के माध्यम से विचित्र और मतिभ्रम वाली यात्रा के रूप में वर्णित किया। 88 लघु फिल्म में कई कलाकार शामिल हैं, जिनमें बर्लेस्क डांसर डिटा वॉन टीज, जिम्नास्ट मैकाइला मारोनी और जॉर्डन वीबर, लेखक नील स्ट्रॉस और कई जानवर शामिल हैं। 89 इसने कई पुरस्कार प्राप्त किए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ रॉक वीडियो के लिए MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड भी शामिल है और 2013 के मेरिमेज में प्रतिस्पर्धा की। 90 लेटो ने अपनी अगली लघु फिल्म डू और डाई 2013 की अवधारणा को क्लोजर टू द एज 2010 के सहयोगी टुकड़े के रूप में वर्णित किया। 91 इसे लव, लस्ट, फेथ एंड ड्रीम्स टूर के दौरान फिल्माया गया था और इसमें 30 सेकंड्स टू मार्स के मंच पर लाइव फुटेज के साथ साथ प्रशंसक कमेंट्री भी शामिल है। उसी वर्ष लेटो ने सिटी ऑफ एंजेल्स के लिए समीक्षकों द्वारा प्रशंसित लघु फिल्म का निर्देशन किया, जिसका प्रीमियर 12 अक्टूबर 2013 को हॉलीवुड बाउल में हुआ था। संगीत वीडियो में कई मशहूर हस्तियां शामिल हैं, जो लॉस एंजिल्स के बारे में अपने दृष्टिकोण साझा करने में 30 सेकंड्स टू मार्स के 3 सदस्यों के साथ शामिल होती है। 92 माइकल जैक्सन और मर्लिन मुनरो के प्रतिरूपणकर्ताओं सहित कई मोनोलिथ और भित्ति चित्र भी दिखाई देते हैं। साथ ही वीडियो के लिए लेटो द्वारा खुद बेघर लोगों को काम पर रखा गया है। फिल्मांकन से 5 साल के अंतराल के बाद लेटो ने जीन मार्क वैली द्वारा निर्देशित और मैथ्यू मैककोनागी द्वारा सहअभिनीत ड्रामा डलास बायर्स क्लब 2013 में अभिनय करने के लिए वापसी की। लेटो ने रेयान का किरदार निभाया, जो एड्स से ग्रस्त एक नशे की लत वाली ट्रांसजेंडर महिला है, जो मैककोनागी के किरदार रॉन वुडरूफ की दोस्त बन जाती है। अपनी भूमिका को सटीक रूप से चित्रित करने के लिए लेटो ने 30 पाउंड वजन कम किया, अपनी भौहें मुंडवाई और पूरे शरीर पर वैक्स करवाया। 94 उन्होंने कहा कि भूमिका पर शोध करते समय ट्रांसजेंडर लोगों से उनकी मुलाकात पर आधारित चित्रण था। 95 फिल्मांकन के दौरान लेटो ने किरदार को बदलने से इनकार कर दिया। 94 डलास बायर्स क्लब को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और यह एक वित्तीय सफलता बन गई, जिसके परिणामस्वरूप लेटो को विभिन्न प्रशंसाएं मिली,
जिन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, मोशन पिक्चर सहायक भूमिका में पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार और भूमिका के लिए विभिन्न प्रकार के फिल्म समीक्षकों के सर्कल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अंततः इmmortal रिकॉर्ड्स के साथ अनुबंध कर लिया। 1999 में लेटो ने एक समलैंगिक हाई स्कूल शिक्षक की भूमिका निभाई, जो ब्लैक एंड व्हाइट में रॉबर्ट डाउनी जूनियर के किरदार का ध्यान आकर्षित करता है, और सुजाना कैसेन के इसी नाम के संस्मरण पर आधारित नाटक गर्ल इंटरप्टेड में सहायक भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने डेविड फिंचर द्वारा निर्देशित चक पलाहनीक के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित फिल्म फाइट क्लब 1999 में एंजेल फेस की भूमिका निभाई। 2000 से 2005 रिक्विम फॉर अ ड्रीम, अन्य भूमिकाएं पैनिक रूम और अ ब्यूटीफुल लाई। लेटो ने मनोवैज्ञानिक थ्रिलर अमेरिकन साइको 2000 में पैट्रिक बेटमैन के प्रतिद्वंद्वी पॉल एलन की भूमिका निभाई। हालांकि फिल्म ने दर्शकों और आलोचकों को ध्रुवीकृत कर दिया, लेटो के प्रदर्शन को अच्छी तरह से प्राप्त किया गया। 15 उसी वर्ष उन्होंने रिक्विम फॉर ए ड्रीम में हेरोइन की लत वाले हैरी गोल्डफार्ब के रूप में अभिनय किया, जो ह्यूबर्ट सेल्बी जूनियर के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण था, जिसका निर्देशन डैरेन एरोनोफ्स्की ने किया था और जिसमें एलेन बर्स्टिन, जेनिफर कोनेली और मार्लन वेंस ने सहअभिनय किया था। अपनी भूमिका की तैयारी के लिए लेटो न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर रहते थे और शूटिंग से पहले 2 महीने तक सेक्स करने से परहेज करते थे। 33-34 उन्होंने महीनों तक खुद को भूखा रखा। 33-34 उनके अभिनय को फिल्म समीक्षकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने किरदार के शारीरिक और मानसिक पतन को चित्रित करने में अभिनेता के भावनात्मक साहस की विशेष रूप से प्रशंसा की। रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने टिप्पणी की कि लेटो हैरी के दुबले-पतले रूप से आगे बढ़कर उसके दुखी हृदय को पकड़ने में उत्कृष्ट है। हैरी की विधवा मां सारा के रूप में एलेन बर्स्टिन के साथ उनके दृश्य बेटे और मां के भ्रम में डूबे होने के रूप में एक दुर्लभ मार्मिकता प्राप्त करते हैं। 36 लेटो अगली बार स्वतंत्र फिल्म हाईवे में दिखाई दिए। 1994 की पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म में जैक हेस, लेटो, अपने नियोक्ता, एक वेगास ठग की पत्नी के साथ पकड़ा जाता है और कर्ट कोबेन की आत्महत्या से ठीक 1 हफ्ते पहले अपने सबसे अच्छे दोस्त, पायलट केल्विन, जेक गिलेनहाल, के साथ सिएटल भाग जाता है। फिल्मांकन 2000 की शुरुआत में समाप्त हो गया, लेकिन फिल्म होम वीडियो प्रारूपों में मार्च 2002 तक रिलीज नहीं हुई, हालांकि मूल रूप से इसे सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना थी। 37 इस अवधि के दौरान लेटो ने अपने संगीत करियर पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। निर्माता बॉब एजरिन और ब्रायन वर्चू के साथ अपने बैंड के पहले एल्बम 30 सेकंड्स टू मार्स पर काम किया, जिसे 27 अगस्त 2002 को इmmortal और वर्जिन के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। यह यूएस बिलबोर्ड 200 पर नंबर 107 पर और यूएस टॉप हीटसीकर्स में नंबर 1 पर पहुंच गया। 38 इसके रिलीज होने पर 30 सेकंड्स टू मार्स को ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। संगीत समीक्षक मेगन ओटूल को लगा कि बैंड रॉक क्षेत्र में अपने लिए एक अनोखी जगह बनाने में कामयाब रहा। 39 एल्बम को धीमी गति से सफलता मिली और अंततः दुनिया भर में इसकी 2 मिलियन प्रतियां बिकीं। 40 लेटो ने 2002 में थ्रिलर पैनिक रूम के साथ अभिनय में वापसी की, जो निर्देशक डेविड फिंचर के साथ उनकी दूसरी टीम थी। उन्होंने जूनियर की सहायक भूमिका निभाई, जो एक चोर है जो जोडी फोस्टर के किरदार मेग ऑल्टमैन को आतंकित करता है। फिल्म को आलोचकों ने खूब सराहा और यह वित्तीय रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में लगभग 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 41-42 लेटो की अगली फिल्म 2004 की जीवनी पर आधारित फिल्म अलेक्जेंडर थी, जिसका निर्देशन ओलिवर स्टोन ने किया था। उन्होंने सिकंदर महान के सबसे करीबी दोस्त हेफेस्टियन का किरदार निभाया था। फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में असफल रही।
स्टोन ने इसके खराब स्वागत के लिए सिकंदर के उभयलिंगीपन के चित्रण को अस्वीकार करने को जिम्मेदार ठहराया। अगले वर्ष लेटो ने निकोलस केज के साथ राजनीतिक अपराध थ्रिलर लॉर्ड ऑफ वॉर में अभिनय किया। उन्होंने अवैध हथियार डीलर यूरी ओरलोव के छोटे भाई विटाली की भूमिका निभाई। अंतर्राष्ट्रीय हथियार उद्योग द्वारा हथियारों की तस्करी को उजागर करने के लिए इस फिल्म को मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा आधिकारिक रूप से समर्थन दिया गया था। 45 फिल्म समीक्षकों ने इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और यह एक मध्यम व्यावसायिक सफलता थी। 46 30 सेकंड्स टू मार्स के दूसरे स्टूडियो एल्बम अ ब्यूटीफुल लाई को रिकॉर्ड करने में 2 साल लगे, जिसमें लेटो के अभिनय करियर को ध्यान में रखते हुए बैंड ने 4 महाद्वीपों की यात्रा की। अ ब्यूटीफुल लाई 30 अगस्त 2005 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुआ। तब से इसे रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका (RIA) द्वारा प्लेटिनम प्रमाणित किया गया है और यह कई देशों में प्लेटिनम और गोल्ड का दर्जा प्राप्त कर चुका है, जिसकी कुल बिक्री 4 मिलियन से अधिक है। 3 बैंड ने एल्बम के समर्थन में खूब दौरे किए और रोस्किल्ले, पिंकपॉप, रॉक एम रिंग और डाउनलोड सहित कई प्रमुख समारोहों में प्रस्तुति दी। 47 2006 से 2008 लोनली हार्ट्स अध्याय 27 और फिल्म निर्माण दिसंबर 2006 में लेटो उत्तरी कैरोलिना के चार्लोट में प्रदर्शन करते हुए। 2006 में लेटो ने नियोनोइर क्राइम ड्रामा लोनली हार्ट्स में अभिनय किया, जो 1940 के दशक के कुख्यात लोनली हार्ट्स किलर रेमंड फर्नांडीज और मार्था बेक की सच्ची कहानी है। फर्नांडीज की भूमिका निभाते हुए उन्होंने सलमा हायेक के साथ सहाभिनय किया, जिन्होंने बेक की भूमिका निभाई थी। फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा मिली। हालांकि लेटो के अभिनय की व्यापक रूप से प्रशंसा हुई। रील्स की हीथर हंटिंगटन ने लिखा कि बिना किसी पछतावे के सुंदर कपड़े पहने एक शानदार व्यक्ति के रूप में उनका बहुस्तरीय अभिनय वास्तव में प्रभावशाली है। 48 उसी वर्ष लेटो ने 30 सेकंड्स टू मार्स के एक गीत द किल के लिए संगीत वीडियो का निर्देशन किया। एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि बार्थोलोम्यू क्यूबिन्स नामक एक बेहद अप्रिय डेनिश अल्बिनो ने वीडियो का निर्देशन किया था। 49 बाद में उन्होंने छद्म नाम से निर्देशन करने के अपने फैसले को समझाते हुए कहा, मैं वास्तव में चाहता था कि लोग बिना किसी पूर्वधारणा या विकर्षण के वीडियो का आनंद और अनुभव कर सके और इसे वैसा ही रहने दे जैसा यह है। मेरे लिए इस पर उस तरह से दावा करना महत्वपूर्ण नहीं था। 50 बार्थोलोम्यू क्यूबिन्स डॉ सीस ब्रह्मांड में एक आवर्ती चरित्र है और लेखक द्वारा बनाए गए लेटो के पसंदीदा पात्रों में से एक है। 51 द किल लेटो ने कहा, अलगाव, पहचान और आत्मखोज के विचार सभी गीत में मौजूद तत्व थे। मुझे लगा कि यह हल्का श्रद्धांजलि एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु था और इसमें जल्द ही कुब्रिक के मूल टुकड़े के बाहर कई और तत्व शामिल हो गए। 52 लघु फिल्म को बड़े पैमाने पर सकारात्मक प्रतिक्रिया और कई प्रशंसाएं मिली, जिसमें MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड भी शामिल है। 53 लेटो ने अगली बार फ्रॉम येस्टरडे के लिए एक लघु फिल्म का निर्देशन किया। इसे फॉरबिडन सिटी में फिल्माया गया था और यह पूरी तरह से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में शूट किया गया पहला अमेरिकी संगीत वीडियो बन गया। प्राचीन चीनी राजवंशों के साम्राज्यों से प्रेरित होकर शूटिंग के लिए सैकड़ों वेशभूषा वाले एक्स्ट्रा कलाकारों को नियुक्त किया गया था। 2014 में लेटो ने डॉक्यूमेंट्री सीरीज इनटू द वाइल्ड का प्रीमियर किया, जो 30 सेकंड्स टू मार्स के इसी नाम के कॉन्सर्ट टूर के पीछे की कहानी बताती है, जिसने समूह को दुनिया भर के एरेना में पहुंचा दिया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा रॉक संगीत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले दौरे के रूप में प्रमाणित किया गया। 97 श्रृंखला का निर्माण लेटो और एम्मा लुडब्रुक ने किया था और इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म VYRT के माध्यम से जारी किया गया था। 98 3 नवंबर 2015 को यह घोषणा की गई थी कि 30 सेकंड्स टू मार्स अपने 5वें स्टूडियो एल्बम पर काम कर रहे थे। 99 उस वर्ष दिसंबर में
वार्नर ब्रदर्स ने पुष्टि की कि लेटो सुसाइड स्क्वाड 2016 में जोकर की भूमिका निभाएंगे, जो इसी नाम की कॉमिक बुक श्रृंखला पर आधारित एक सुपरविलेन फिल्म है। 100 लेटो को फिल्म के निर्माण के दौरान उनके अभिनय के तरीके के लिए कुछ ध्यान मिला। साथ ही सुसाइड स्क्वाड कलाकार विल स्मिथ, जिन्होंने फिल्म में डेडशॉट की भूमिका निभाई, ने कहा कि वह वास्तव में जेरेड लेटो से कभी नहीं मिले। कहा, हमने 6 महीने तक एक साथ काम किया और हमने कभी भी एक्शन और कट के बाहर एक शब्द का आदान प्रदान नहीं किया। हमने कभी हॉलो नहीं कहा, हमने कभी शुभ दिन नहीं कहा। मैंने उनसे केवल डेडशॉट के रूप में और जोकर के रूप में बात की है। मैं वास्तव में उनसे अभी तक नहीं मिला। सुसाइड स्क्वाड में लेटो के अभिनय के तरीके में कथित तौर पर अपने साथी कलाकारों को अपरंपरागत उपहार भेजना भी शामिल था। 101, जिसमें जीवित चूहे और गोलियां शामिल थीं। 102, उनकी सहकलाकार मार्गोट रोबी ने कहा कि उन्होंने उसे एक जीवित चूहा उपहार में दिया था, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे पालतू जानवर के रूप में रखा था जब तक कि उनके मकान मालिक को इसकी जानकारी नहीं हो गई। 101 वैनिटी फेयर से बात करते हुए वियोला डेविस ने कहा, उसने कुछ बुरे काम किए, जेरेड लेटो ने। उसने कुछ बहुत ही भयानक उपहार दिए। उसका एक गुर्गा था जो रिहर्सल रूम में आता था, और गुर्गा एक मरे हुए सुअर के साथ आता था और उसे मेज पर रख देता था, और फिर वह बाहर चला जाता था। और इस तरह हमारा जेरेड लेटो से परिचय हुआ। 101, 103 के साथ एक साक्षात्कार में 2016 में फिल्म के प्रीमियर पर लेटो ने दावा किया कि उन्होंने अपने सहकलाकारों को गुदा मोती और इस्तेमाल किए हुए कंडोम भी भेजे थे। उन्होंने कहा, मैंने एक गतिशीलता पैदा करने, आश्चर्य और सहजता का तत्व पैदा करने और किसी भी तरह की दीवार को तोड़ने के लिए बहुत कुछ किया। जोकर एक ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में व्यक्तिगत स्थान या सीमाओं जैसी चीजों का सम्मान नहीं करता। 101, 104 एंटरटेनमेंट वीकली के साथ 2021 के एक साक्षात्कार में लेटो ने दावा किया कि सुसाइड स्क्वाड के प्रीमियर पर उन्होंने जो टिप्पणियां की वे मजाक में थीं, और कहा कि वहां कोई इस्तेमाल किया हुआ कंडोम नहीं था। जो भी बहुत कम उपहार दिए गए थे वे मजे और रोमांच की भावना से दिए गए थे और हंसी, मस्ती और रोमांच के साथ प्राप्त किए गए थे। यह सब फिल्माया गया है। उन्होंने यह सब फिल्माया। लोग मर रहे थे। हम बस मजाक कर रहे थे। 105 रॉबी को कथित तौर पर दिए गए चूहे के बारे में उन्होंने कहा, मैंने मार्गोट को केवल कपकेक दिए थे। मुझे लगता है कि मैंने उसे एक चूहा दिया था, और कुछ अन्य लोगों को ऐसे उपहार मिले जो आपको किसी पार्टी में मजाक के तौर पर मिलते हैं। 105 उन्होंने यह भी कहा, मैं आखिरकार एक कलाकार हूं। अगर मैं कुछ जोखिम भरा करता हूं और आपको यह पसंद नहीं आता है, तो आप मेरी पीठ थपथपा सकते हैं। 105, 106 सुसाइड स्क्वाड को आमतौर पर आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन लेटो के प्रदर्शन को उनके चरित्र के सीमित स्क्रीन समय के बावजूद। तो दोस्तों ये मूवी हमें 10 अक्टूबर 2025 को रिलीज़ होते हुए देखने को मिलने वाली है वर्ल्ड वाइड। इंडिया के अंदर हिंदी में भी ये हमें देखने को मिलेगी। बाकी ये 119 मिनट की लेंथ के साथ एक तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाई गई है। बाकी मेन बेस लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी आपको बता ही दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में।